आइए एक बार फिर करते हैं एजेंडा के मंच का रुख। उन्हें रेलवे का काम सौंपा गया। आज भी इनके दफ्तर में जाइए तो 2-4 ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और लगातार ये भिड़े हुए हैं। लेकिन सुरेश प्रभु जी, संयोग से आज हम लोग ऐसे वक्त पे बैठे हैं जब इस देश में अगले 24 घंटे के भीतर बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता होने वाला है। सही है ये? अब आज तक क्या हुआ है मैं बता सकता हूं, क्या होगा कल तक वो एक दिन की राह देखिए। लेकिन बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता होने वाला है ना, क्योंकि लगातार ये हमारे जापान के प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे बातचीत करेंगे। क्या तय होता है देख लेते हैं। लेकिन जापान और इंडिया के बीच में हम लोग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। वो पार्टनरशिप ऐसी रहेगी कि यहाँ की जो आम जनता जो जिस रेल से सेवा करती है, जहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं काफ़ी सालों से, उसमें नज़रअंदाज करने के कारण काफ़ी तीखी हो गई है। ऐसी समस्या में एक है सेफ्टी की समस्या, दूसरी है पंक्चुअलिटी की समस्या, तीसरी है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम लोगों को प्रदान करते हैं उसमें सुधार लाने की समस्या। ऐसी सभी समस्याओं के ऊपर मैंने जापान को एक सुझाव दिया था कि हम आप और हमारे में एक समझौता होना चाहिए ताकि हमारी रेल की पूरी व्यवस्था ही उसमें किस तरह से अपग्रेडेशन किया जाए। दूसरी एक बात है कि जापान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज देश बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसकी एक वजह थी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया। आज भी जापान की रेल की जो स्थिति है वो सुधारने के कारण 1964 में वहाँ बुलेट ट्रेन आई थी। लेकिन सिर्फ बुलेट ट्रेन से सीमित नहीं, पूरी तरह से उनकी जो व्यवस्था सुधर गई। उसकी यह वजह यह है कि उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया। तो हमने उनको कहा है कि हमारी जो RDSO लखनऊ में है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, उनके साथ में भी उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का समझौता होना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और ये भी नहीं रहेगा कि आज हमने शुरुआत की तो और 20 साल के बाद कुछ नतीजा निकलेगा। वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील्स। आज ही हम उसको उस व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरुआत कर देते हैं, तो ये भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि हमारी जापानीज सरकार के साथ, जापानीज गवर्नमेंट के, जापानीज व्यवस्था के साथ बहुत बड़े पैमाने पर रेल के साथ में समझौता हम करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये समझौते का लाभ यहाँ के रहने वाले रोज 2-3 करोड़ जो रेल से सफ़र करते हैं ऐसे लोगों को भी होगा। और साथ साथ में कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जापान के साथ होते हैं उसके आपको एक थोड़ा सा, क्योंकि कल के लिए भी कुछ न्यूज़ रखनी चाहिए, इसके लिए हम रख देते हैं। लेकिन जैसे ही जहन में सुरेश जी बुलेट ट्रेन का जिक्र होता है, वैसे ही हर भारतीय के जहन में शायद ही कोई होगा जो ट्रेन में सफ़र जिसने ना किया हो, जिसने मज़ा ना लिया हो ट्रेन का, और छुक छुक गाड़ी से लेकर आधुनिकतम गाड़ी तक की स्थिति में। लेकिन हम दोबारा उसी स्थिति में लौटते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी से जाना है, वही प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहीं पर रुकना होगा। उस गाड़ी के भीतर कैसे जाएंगे टॉयलेट, सफाई होगी या नहीं होगी, वक्त पे पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे, इतने सारे सवाल झटके में हर किसी के आते हैं। और बैठने की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो लोग जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करते हैं, ये सारे सवाल आते हैं। तो मैं आपको एक एक, आप 2-3 मिनट देंगे, मैं सब सवालों का बताता हूँ। सबसे पहले, आज हमारी रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है। यानी खास करके इलाहाबाद टू मुगलसराय, हम हमेशा उसकी बात करते हैं लेकिन उसमें कुछ किया नहीं। हमारी हार्ट की एक भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो समस्या आ सकती है, लेकिन जो मेन आर्टरी ब्लॉक होगी तो पूरी, हम तो यहाँ बात करने के लिए रहेंगे नहीं, ऊपर ही जाएंगे। तो उसी तरह का एक वो जो जब ये व्यवस्था बनी थी ब्रिटिशों के टाइम पे, तो मुगलसराय इलाहाबाद सेक्शन का एक अहम स्थान है कि जहाँ से पूरी क्रिस क्रॉस किया जाता है पूरे सिस्टम को। तो हमने एक ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो हमारे जहाँ से सबसे ज़्यादा यातायात होती है, दिल्ली टू कलकत्ता, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजर के जाती है, दिल्ली टू मुंबई वो भी सबसे ज़्यादा जाती है। ऐसे दो हमारी जो मेन ट्रंक रूट्स है, वहाँ पे हमारी जो आज हैंडलिंग करने की कैपेसिटी है वो 150% से भी ऊपर गई है। अभी ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो ट्रेन की देरी का कारण ठीक नहीं कर पाएंगे। वो ठीक नहीं करेंगे, वहाँ ऑगमेंटेशन कैपेसिटी नहीं करेंगे तो नई ट्रेन छोड़ नहीं पाएंगे। नई ट्रेन छोड़ नहीं पाएंगे तब तक आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो हमने सभी के ऊपर ध्यान देकर बजट जब बनाया तो मैंने कहा हम पहले इसी को ध्यान देते। ये थोड़ा सा नॉन ग्लैमरस इशू है, नई लाइन अनाउंस करते तो लोगों को ठीक लगता है, लेकिन हम कहेंगे कि अभी नई टॉयलेट बनाएंगे लोगों को अच्छा लगेगा कि टॉयलेट में क्लीन करूंगा, ये नॉन ग्लैमरस जॉब हो गया।
तो इसके लिए मैंने कहा ठीक है, नॉन ग्लैमरस भले हो लेकिन देश की समस्या को छूटनी चाहिए, मूल समस्या को ही हाथ लगाना चाहिए। तो हमने एक काम की शुरुआत की है। मुझे लगता है 2-3 सालों में, 3 सालों में कम से कम लगेंगे। ये जब पूरा होगा तो आप उसमें देखें कितना सुधार है। दूसरी बात, हमारी आज उसी सड़क, उसी ट्रैक के ऊपर गुड्स ट्रेन भी चलती है और उसी ट्रैक के ऊपर हमारी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। 2/3 हमारा जो इनकम है वो आता है कार्गो से, और उनको कोई टाइम टेबल नहीं, 20%, 20 किलोमीटर के प्रतिशत से ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चलती है, गुड्स ट्रेन। तो इसके लिए हमने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो शुरू था, हम उसको एकदम प्राथमिकता देकर जल्दी पूरा करेंगे। मैं आपको कह सकता हूँ, हमने जो टारगेट दिया 3.5 साल का, वो पूरा होता है तो पूरी तरह से जब ये भी काम पूरा होगा जो मैंने अभी बताया आपको, साथ साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी पूरा होगा, तो पूरा का पूरा फ्रेट ट्रैफिक वहाँ से हटकर डेडिकेटेड लाइन पे जाएगा। तो यहाँ भी हमको खुली व्यवस्था मिलेगी। तीसरी बात, जब तक ये नहीं होता है तब तक हम करने के लिए हमने हर बोगी में, ट्रेन में हमने ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाई, यानी वही ट्रेन चलेगी, उसमें ज़्यादा बोगी लगी है, ज़्यादा कैपेसिटी लगी है। उसका लाभ ये होगा कि उसी ट्रेन के सेक में आज 24 जाते थे, उसमें और एक 20 जाते थे, उसमें 1-2 लगा दिए, 18 जाते तो 20 लगा दिए। उसके लाभ ये हुआ कि उसी कॉस्ट में हम ज़्यादा लोगों को आज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और जो कंजेशन का इशू उसमें हैंडल किया, कंजेशन है तो एक ट्रेन के लिए कंजेशन है ही है, उसमें 2 और डिब्बे लगेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी कर दिया। साफ सफाई की व्यवस्था को मैं जरूर दावे से कह सकता हूँ कि 1 साल में हमने काफ़ी सुधार लाने की हम सफल रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबसे सब 8,000 स्टेशन अच्छे बन गए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे हो गए। साथ साथ में ऑनबोर्ड क्लीनिंग जो है उसमें भी हमने काफ़ी सुधार लाए। अभी बहुत सारी ट्रेन के ऊपर, ट्रेन जब चलती है तभी भी उसमें हो जाता है। ट्रेन का जो इंटीरियर है वो ठीक करने के लिए हमने एक काम दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को। उसका पहले 2-3 कोचेज आ चुके हैं, आप जरूर देखिए, आपको भी हैरान होंगे कि एक सही माने में देश के कोच है, लेकिन सब कोच करने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि हजारों हमारे पास कोचेज रेल में ऑपरेट होते हैं। इतना धन भी नहीं है, इसके लिए इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। तो आपको कुछ समय के बाद ये एहसास होगा कि आप ट्रेन में अंदर बैठ कर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सफाई की हो गई, खाने की, खान पान सेवा, ये भी बहुत समस्या लोगों की आज भी शिकायत है। हमने ई कैटरिंग शुरू कर दी, जो मैंने बजट में कहा था। 2000 से ज़्यादा ट्रेन में आज पूरी मात्रा में आपको जो पसंद का खाना आपको मिल सकता है, यानी चॉइस मिल गया। लोगों को पहले चॉइस नहीं था, आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो भूखे रहिए, ये चॉइस नहीं है। जो हम क्वालिटी खाना देना चाहते हैं उसके लिए दूसरी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ कि बेस किचन बनाए जाएंगे। तो बेस किचन बनने से एट सोर्स क्वालिटी के ऊपर हमारा ध्यान होगा। कंबल की एक लोगों तक बहुत शिकायत थी, तो हमने जहाँ जहाँ संभव था वहाँ पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री कर दी। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री जहाँ जहाँ आई है वहाँ लोगों की कंबल के बारे में शिकायत खत्म हो गई। बहुत सारी सब जगह आई नहीं है, लाने की शुरुआत हो गई है। ये सभी चीज़ों के ऊपर मैंने बजट में कहा था। इस तरह से 110 के आसपास बजट के जो भी मेरे ऐलान थे उसको हमने पूरी मात्रा में पूरा भी किया है। तो मैं लगता है कि ये समय लगेगा। दुर्भाग्य से किसी में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे पूछ रहे थे, उस दिन मैं उनको बता रहा था, वो पूछ रहे थे जल्दी क्यों करिए ना। तो मैंने कहा मैं यदि नूडल्स या इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस में होता तो कितना अच्छा रहता था कि फौरन आपको दे देता था। लेकिन ये व्यवस्था जितने सालों से उसको नज़रअंदाज किया गया था, उसको ठीक करने की शुरुआत की गई है। मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह से, इसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे। तो आज तक नहीं, लेकिन कल तक हम उसको पूरा करेंगे। लाइफलाइन है भारतीय रेल और बहुत ही विस्तृत है, और जाहिर है आप जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं उसमें लग ऐसा रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। ये सुधारना किसी को भी लगता है मुश्किल काम है, लेकिन आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं इसको आप क्रॉस चेक कैसे करते हैं? कि आपने कहा अभी भोजन की व्यवस्था बेहतर है, कैसे इसको रीचेक कर पाते हैं कि ये हो रहा है? आपने कमरे में बैठ के एक पॉलिसी डिसीजन लिया, लेकिन भारतीय रेल में सफ़र करने वाले लोग, क्या आपको लग रहा है कि आपकी बातों को सुनने के बाद मान लेंगे कि हो रहा है वहाँ पर? सब मैं बहुत सारा फीडबैक मैं लोगों से लेता हूँ। चलिए 1 मिनट, हमने इसका जिक्र, पिछले हफ्ते हम गया से चढ़े, राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर की, रात के 11 बजे पहुँचती है गया में। वहाँ बैठे, रात का भोजन नहीं मिला। हमने कहा यार भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। उन्होंने कहा भोजन नहीं है। मॉर्निंग में उसने पूछा क्या लेंगे, हमने कहा रात में भोजन नहीं किए थे, संभव हो तो कटलेट भी दे दीजिए, आमलेट भी दे दीजिए। बोले कोई एक चीज़ ही देंगे, बाकी पेमेंट करना होगा। पिछले हफ्ते का एक्सपीरियंस है। गाड़ी वहाँ से चली और दिल्ली पहुँचने के बीच में 3 घंटे लेट हो गई। बुलेट ट्रेन चलेगी तो 3 घंटे में पहुँच जाती गया से दिल्ली, यहाँ 3 घंटे ओरिजिनल टाइम से लेट थी। और पता चला सारी रेलगाड़ी लेट थी और उसमें सारी राजधानी लेट थी।
जो हावड़ा से आ रही थी, जो कैलकाटा से आ रही थी। सवाल सिर्फ इतना है, आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, आप देख कैसे पा रहे हैं? ये जो मैंने आपको कहा वो सब बात इंप्लीमेंट हो रही है। जो आप जो बोल रहे हो तो वही तो मैं आपको कह रहा था कि जो ट्रेन बिहार से आती है, जो ट्रेन यूपी से आती है, वो ट्रेन उसी रास्ते से गुजरती है, तो उससे ट्रेन सब डिले हो रही है। आज नहीं हो रही है, वो काफ़ी समय से डिले हो रही है। और ये वजह ये भी है कि जो डिले का वजह से हमने उसको छोड़ दिया, थोड़ा 1 घंटा हो रही थी तो 1.5 घंटे तक आ गई, 1.5 घंटे की 2 घंटे तक आ गई। ये तो स्थिति थी, उसको ठीक करने की हमने शुरुआत की। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देरी जो हो रही है उसको हमने, लेकिन ऑल इंडिया पे आप देखेंगे तो जो पंक्चुअलिटी का जो रिकॉर्ड था इंडिया का, ऑल इंडिया रिपोर्ट जब मैं मंत्री बना, उसमें हम कम से कम 10% से ज़्यादा सुधार भी आया। बहुत सारे डिवीजन में 100% पंक्चुअलिटी भी है। लेकिन ये जो बुनियादी वजह है जहाँ पे पूरी तरह से ये प्रॉब्लम है, उसमें तो सुधार आने की डिफिकल्टी है। अभी ये बात रही डिसीजन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रक्रिया को ही हमने पूरी तरह से उसको हम बदलाव ला रहे, जिसमें कि पहले सब डिसीजन मंत्री ले रहे थे। अभी पूरे के पूरी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो हमने डेलीगेट कर दी। मैंने पिछले 1 साल में मैं मंत्री हूँ, 1 रुपये का टेंडर भी मेरे पास नहीं आया, और उस समय में हमने लाखों रुपए के टेंडर दिए। ये भी एक रिकॉर्ड अपने आप में कि जहाँ पे इतने बड़े मात्रा में टेंडर्स क्लियर किए गए, लेकिन उसका एक भी नहीं आया। तो अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से ईयरमार्क की गई। अब जो बात रहे फीडबैक की, मैं आपको कह रहा हूँ कि रोज 1.5 से 2 लाख कॉल रजिस्टर किए जाते हैं लोगों को फीडबैक पूछने के लिए। उसके अलावा ईमेल है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, सब जगह से भी हमको फीडबैक आता है। हम जहाँ तक हो सके उस फीडबैक के आधार पर बदलाव लाने की कोशिश करें। लेकिन मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं भी, आप मुझे पूछेंगे क्या आप खुश हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो समस्या यदि इतनी आसान थी कि इतने सालों के चलने वाली समस्या, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ एक्सीडेंट, जैसे मुंबई में एक सबअर्बन रेलवे की समस्या है। मुझे एक आदमी ने चिट्ठी लिखी, वो काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी है। 1973 में उसके पिताजी इसी तरह से ट्रेन से गिर गए थे, उसकी वजह से उसको रोजगारी करके पढ़ाई करनी पड़ी। यानी 73 में भी समस्या थी, आज वो ज़्यादा बढ़ गई है। यानी आज अभी 73 से आप उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज जो मुगल सराय और इलाहाबाद में डिले हो रहा है, कल से नहीं हो रहा है, वो सालों से हो रहा था। आपने उसमें निदान करने के सिवा और भी ट्रेन चला दी तो समस्या ठीक हो जाएगी कि बढ़ जाएगी। तो ये कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो आप कह रहे हो वो सिम्टम है, वो सिम्टम को ठीक करने के अलावा करना ही चाहिए क्योंकि लोगों की समस्या है। लेकिन सिम्टम के साथ साथ आप जब तक कॉज तो जाके ठीक नहीं करेंगे तो सिम्टम वैसे रहेगा, कॉज की वजह से आप वो उभर के आएगा दोबारा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी स्तर पे जाके रेलवे की व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। मुझे मालूम है, मैंने जैसे कहा कि नॉन ग्लैमरस जॉब है, क्योंकि इसका पूरी तरह से नई ट्रेन, नई गाड़ियाँ, नई रेलवे लाइन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो करके लोगों को लाभ होता है कि ना लाभ नहीं होता देखना चाहिए। बच्चा मांगेगा वो मैं देते रहूँगा तो बच्चे की हालत ठीक रहेगी, या मैं बच्चा मेरे बारे में तो खुश रहेगा लेकिन बच्चे की हालत क्या होगी। तो मैं मानता हूँ रेल की स्थिति को ठीक करना यह आवश्यक है। इसके लिए 5 साल का पूरी तरह से प्लान मैंने पार्लियामेंट के सामने बजट के समय ही दिया था, और वो 5 साल के प्लान में 1 साल में क्या करेंगे उसमें से 110 पॉइंट के ऊपर हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल तक हम कुछ ऐसे बैठे रहे। यानी जो शॉर्ट टर्म मेजर है इंप्लीमेंट हो रहे, जो लॉन्ग टर्म मेजर का इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेजर में कन्वर्ट लॉन्ग टर्म को नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें लगने वाला है ये समय। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार से आने वाली ट्रेन, यूपी से आने वाली ट्रेन उसी रास्ते से गुजरेगी। अब देखिए अभी नेशनल हाईवे है, अभी नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक चलने वाला है 1000 गाड़ी का, उसमें 10,000 गाड़ी आएगी तो अब क्या होगा, डिले ही होगा। वो विलंब का कि गाड़ी लोगों ने ज़्यादा लाई है, विलंब का कारण एक है होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बुनियादी कारण ये है कि वो रास्ते की हैंडल करने की कैपेसिटी सीमित थी, उसमें ज़्यादा गाड़ी आ गई। तो हमको ये काम करना है कि पहले कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, साथ साथ में ट्रेन को भी बढ़ाना है। नहीं तो चैलेंज, क्योंकि देखिए हम बात सुरेश प्रभु से कर रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट था, दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया, जुड़े रहे। सवाल इसलिए आपसे ये हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन से हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? क्योंकि इस देश में गंगा साफ हो सकती है लेकिन भारतीय रेल सुधर जाएगी ये किसी को भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन देखिए ये इतने सालों का ये चलने वाली समस्या है, इसके लिए पूरा के पूरा हमने उसका ब्लूप्रिंट बना के लोगों के सामने रखा है। और अभी भी हम ये काम करें कि एक तो पहले फेज होगी 5 साल में, 5 साल में तो काफ़ी लोगों को सुधार दिखेगा भी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 साल तक सीमित नहीं रखेंगे। हमारी जो विजन है रेलवे की वो बहुत बड़ी है, रेल अच्छी होनी चाहिए। और आपको एक बात बताता हूँ, चीन में बहुत अच्छी रेल चलती है, मैंने भी सफ़र किया।
चीन ने हर साल रेल में 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा निवेश किया। इसके लिए चीन की हालत सुधरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि निवेश करने की बात आती है तो बोलते हैं वो तो बात छोड़ दीजिए, सर्विस कब से सुधरेगी बताइए। आप जब तक निवेश नहीं करेंगे, उसको ठीक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट आपको जो मिलेगा मिलना है। तो आपको जो चाइना के साथ कंपेयर करना चाहिए और करना ही चाहिए, मैं तो मानता हूँ उससे अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो करने के लिए जो चीन ने किया वो भी तो हमको करना चाहिए। यदि हम चीन ने जो किया वो नहीं करेंगे और इंस्टेंट सॉल्यूशन निकलेंगे तो कैसे निकलेगा। चीन में भी यह व्यवस्था थी, चीन में भी पहले रेल में इसी तरह से देरी चलती थी। चीन जब मैं इस ट्रेन से गया भी हूँ, जब बीजिंग टू शंघाई जाने के लिए ओवरनाइट ट्रेन हुआ करती थी, आज 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। यानी वो सुधार किस तरह से आया कि चीन ने पूरी तरह से पूरा उनका नेटवर्क मॉडर्नाइज किया। तो हमारा नेटवर्क, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब तक मॉडर्नाइज नहीं करते तब तक हमको नतीजा नहीं मिलेगा जो नतीजा आज हम लेना चाह रहे हैं। इसके लिए नतीजा लेना इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन, लेकिन नतीजा लेने के लिए जो समय चाहिए वो भी फेयर होना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होगा, वो मिसमैच हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी उसमें मिसमैच हो जाएगा। ये आपने अच्छा कहा कि जापान का जिक्र भी आ गया, चीन का भी जिक्र आ गया। हमें एक चीज़ बताइए, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो बनारस भी जाएंगे। दिल्ली और बनारस के बीच शिवगंगा एक्सप्रेस चलती है। आप रेल मंत्री बने, उसके बाद उसकी टाइमिंग्स जो है 40 मिनट बढ़ गई। पहले वो जब पहुंचती थी उसमें 40 मिनट और ऐड कर दिए गए। ट्रेन वही, वक्त वही खुलने का, लेकिन पहुंचने का वक्त 40 मिनट बढ़ गया। पहले तो ये जरा हम समझना चाहेंगे ये क्यों बढ़ गया। दूसरा सवाल एक और यहाँ पर हमको दिया था, जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक ने हमें जानकारी दी थी कि जैसे विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी ट्रेन है ये, और एक डब्बे में 4 टॉयलेट, और उस 4 टॉयलेट में ये लगभग जो 50 घंटे का सफ़र तय करते हैं हम लोग, उसमें उनका आर्गुमेंट है कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं जनरल कंपार्टमेंट छोड़िए, जो जनरल बॉगी का रिजर्व डब्बा होता है, जो रिजर्व डब्बे होते हैं उसमें आप बैठ ही नहीं सकते हैं सफ़र करने के दौरान। चीन में जो सबसे लंबी ट्रेन चलती है उसमें हर घंटे फ्रेश किया जाता है, जैसे हवाई जहाज में किया जाता है, उस रूप में वहाँ फ्रेश किया जाता है। जापान में भी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, एयर फ्रेशनेस तक किया जाता है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, जो लोग रेल में लगातार सफ़र करते हैं उनके जहन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि सुरेश प्रभु जी इतनी माइन्यूट तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ये मुझे रियली, ये यदि आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं तो मुझे लगता है कोई एक मंत्री देश में चलने वाले सभी ट्रेन के ऊपर किस तरह से चल रहा है, तो 13 लाख लोगों की रेल में ज़रूरत नहीं है, 13 लाख लोगों की आपको ज़रूरत है। ये हमारी रेल में चलने वाला प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग चीज़ देखने के लिए इतने अलग अलग लोग हैं, तो मैं सब चीज़ की कितने, तो ये इसके लिए नहीं, हमने एक आइडेंटिफाई किया, ये दोनों सवाल संयोग से इसी बीच में लोग बैठे मैं बैठा, मैं समझ सकता पता चला कि आप उसके लिए जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो एक्चुअली उसमें हैंड्स ऑन देखते हैं उनको पूछना चाहिए। अब ये सिर्फ मैं माइन्यूटली देखूंगा, साथ साथ में मैं 1.5 लाख करोड़ रुपए भी लाऊंगा साथ साथ में, तो फिर आपको ये भी ये करना चाहिए कि मंत्री ने क्या क्या करना है, उसके ऊपर भी आपको ये करना चाहिए। नहीं तो गवर्नेंस की बात जब आती है तो हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए कि मंत्री को ये सब छोटी छोटी चीज़ में दिखना चाहिए। फिर कहेंगे मंत्री का आपका टाइम छोटी छोटी चीज़ में जाता है, इसकी वजह से इतनी सालों की जो समस्या चल रही है वो भी आ रही। तो मैं छोटी छोटी चीज़ भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं कि छोटी छोटी। इसके लिए हम हर आने वाले सवाल का, कितने ट्वीट्स मेरे को आते हैं, जितने हमको लेटर आते हैं, हर सवाल का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं था, वो देता हूँ। नहीं तो छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा सकता था। ये सब हम कर रहे हैं। आपने ठीक, लेकिन एक बात दर्शकों को भी एक चीज बता दें जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, बता रहा हूँ कि आपने एक अच्छा काम किया। एक चीज जानकारी दे दें जो अखबारों में बहुत कम आया और हम लोग भी नहीं दिखा पाए। एक ट्वीट आया कि बेटी को हमारे फॉग की वजह से ट्रेन लेट हुई है, दूध नहीं मिल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया सुरेश प्रभु जी के नाम, उसको अगले स्टेशन पे स्टेशन मास्टर दूध लेके पहुंच गया। ये भी एक स्थिति है मंत्री महोदय, हमको लगता है ये भी एक स्थिति है, इसके सहमति है। एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों बहुत सारे हम सवाल, यकीन। इसका मतलब छोटी छोटी बात नहीं देखते तो नहीं होगा, लेकिन कहने का बात यह है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेल को बनना चाहिए। ये रेल की इसी तरह से कि मैं मंत्री बैठा हूं तो मैं ही तय करूंगा, एक एक चीज सब पे देखते रहूंगा, मैं एक राजा बन के बैठा हूं, तो रेल नहीं चल पाएगी जिस तरह से हमने करने की कोशिश की पहले। इसलिए मैं समझता हूं उसको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। दूसरी बात, अब ये ट्रेन में कितनी टॉल हम देख लेंगे, अभी आपने बताया तो हम उसके ऐसा फीडबैक हम हमेशा लेते रहते हैं। और मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारी सर्विस में और भी बहुत कंप्लेंट्स आते, कंप्लेंट रोज आते रहते। आपको पता होगा कि 3 करोड़ लोग सफर करेंगे तो कंप्लेंट आएगी। एयरलाइन भी इतना अच्छा करते हैं, उसमें भी कंप्लेंट आते हैं। और न्यूज़पेपर के बारे में कंप्लेंट तो आते रहते हैं। अभी उसमें
लोग आने, लेकिन कंप्लेंट रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है? तो हमने कंप्लेंट रिड्रेसल का मैकेनिज्म बनाया ताकि लोगों की शिकायत जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, और हाईएस्ट लेवल पे जनरल मैनेजर, डीआरएम, मेंबर्स, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उनको भी कहा है कि उसमें देखना चाहिए। मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। अभी ये करने के बावजूद भी है कंप्लेंट, मुझे मालूम है। दूसरी बात आपने जो कही कि जापान में जाएंगे टॉयलेट इतने होते हैं, हमको ये भी देखना चाहिए कि जापान का पर कैपिटा इनकम क्या है, चाइना का पर कैपिटा इनकम क्या है। चाइना में एक फेयर के लिए जाने के लिए कितने लोग कितना किराया देने को तैयार हो जाते हैं। हमारे पास उसी तरह की व्यवस्था यदि हम बरकरार करेंगे तो उसी तरह से सर्विस देने के लिए भी मैं तो बिल्कुल कोशिश भी लगाऊं, लेकिन ये भी हमको एक देखना पड़ेगा कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग अ सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, उस तरह का देने के लिए हमें भी एक कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। सर फिर लौट आए उसी सवाल पे, क्या इस देश की जरूरत बुलेट ट्रेन है 90,000 करोड़ की? देखो ये दोनों चीज अलग है। बुलेट ट्रेन के लिए एक अलग क्लास ऑफ ट्रैवलर्स है, दे विल हैव टू पे फॉर इट, एक अलग, और उसके लिए जो है वो पैसा भी वो पूरी तरह से जापानीज गवर्नमेंट देगी, उसका अलग बात है। मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद ये उसका एक तो अलग ही है। ये मेरा जो समय है 100% समय इस बात के लिए नहीं जाता है। मेरा 100% समय आम जनता की रेल सर्विस को सुधारने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आज तक अभी तक भी आपको जो बात की वो सभी इसी बात के ऊपर निर्भर है। लेकिन बात यह है कि रेल हमारी जो जापानीज है, चाइना ने भी जब उनकी रोल इनकम थी तभी भी उन्होंने बुलेट ट्रेन लाई। 1964 में जापान की इनकम थी, वो टाइम भी उन्होंने बुलेट ट्रेन लाई। यानी बुलेट ट्रेन का संबंध है, आप सर्विस कंपेयर करें, आपका भी ये इशू इसके सीमित नहीं है। आप कह रहे हैं कि जापान में इसी तरह के टॉयलेट के लिए ये ऐसा होता है, चाइना में इस तरह का होता है। इसी तरह से हम भी सर्विस देनी चाहिए, हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए भी उसका जो भुगतान करना पड़ेगा उसके लिए भी कैपेसिटी करनी पड़ेगी। पैसे की कमी है? वो पैसे की कमी है, इसके लिए तो रेल के पास आज भी पैसे की कमी है, कल भी थी आज भी है। और इसीलिए हमने ये टाइम तो अभी नया जो पे कमीशन आएगा उसका भी एक बहुत बड़ा बर्डन रेलवे के ऊपर आ रहा है। मुझे मालूम नहीं उसको किस तरह से निपटाया जाए, उसके लिए भी हम कोशिश में लगे हुए। तो ये पैसे की कमी पूरी कैसे होगी? क्या फ्लाइट रेट बढ़ा दिया इसीलिए जाए, तो हमने पैसेंजर रेट बढ़ा दिया जाए? नहीं, वो तो क्या कैसा करें हम तो उसको सोच रहे हैं, लेकिन आपने जापान के मेरे ख्याल से फंड से भी पैसा लेना चाहे, पेंशन फंड से। नहीं, वो तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक आपको पहले किसी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो आपका जो एक्सपांशन है रेलवे का, जिस तरह से आप चाहते हैं कि अच्छी सर्विस होनी चाहिए, फास्ट चलनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, उसके लिए कम से कम हर साल में चीन ने 8 लाख 9 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया ये आज सर्विस लाने के लिए। 8 लाख 9 लाख करोड़, ये 8 लाख 9 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी चीन ने वो रेवेन्यू से कभी आए नहीं। रेवेन्यू जो अपना रेगुलर इनकम होता है उससे कभी भी इतना तरह से एक्सपांशन कोई भी कर नहीं पाता है। चाहे अमेरिका ने भी इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ाई, वो उन्होंने करंट इनकम से नहीं किया, उन्होंने भी बॉन्ड इशू किए थे, उन्होंने भी इसी तरह से कर्जा लिया था, उसी तरह से जापान कर पे। पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई भी आप देश लेंगे और कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी यदि नया निवेश करना चाहती है तो करंट इनकम से निवेश नहीं कर सकती, उसके लिए कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही करना चाहिए। तो हमको ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। यदि हम सोचेंगे कि पूरे पैसेंजर पैसा देके हम इन्वेस्ट करेंगे तो कभी होगा नहीं, पैसेंजर को सर्विस भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से हमने आज तक वही किया ना, हमने निवेश भी नहीं किया, पैसेंजर को खुश कर लगा कि उससे खुश रहेंगे, आज इसके लिए सर्विस भी डाउन हो गई। तो हमको एक डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ करना ही है। जो कैपिटल एक्सपांशन है, जो असेट क्रिएशन है, कैपेसिटी क्रिएशन है, सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है, वो करने के लिए कैपिटल अकाउंट पे ही पैसे रेज करने पड़ेंगे। जो हमारी सर्विस देते हैं हम, वो सर्विस देने के लिए रेवेन्यू लेवल पे करने पड़ेंगे। क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, वो कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए यही करेंगे तो एक्सपांशन भी साथ साथ होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम पूरी तरह से एक अच्छी सेवा भी बनाएंगे और एक अच्छा देश भी बनेगा। एक आखिरी सवाल, वाजपेयी जी के दौर में आपको कहा गया था नदियों को जोड़ने का काम दिया गया था, इस वक्त में रेल को सुधारने का काम दिया गया, बड़ा चैलेंज कौन सा है दोनों में से? देखिए, ये तो वैसे देखा जाए तो कैबिनेट और कैबिनेट इक्विवेलेंट पोजीशन देखेंगे तो मेरी 9वीं जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आपको 9 बच्चे होते हैं तो कहना मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है। सभी बच्चों के ऊपर प्यार हमेशा वही रहता है। मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी था, पावर मिनिस्टर भी था, केमिकल फर्टिलाइजर था, इंडस्ट्री में भी था, काफ़ी था। तो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों में एक साम्य है। जैसे आपने पूछा, बहुत अच्छा पूछा, कि एक तो दोनों जोड़ने का काम करती है। एक तो नदियों जोड़ने का काम था और ये है रेल को देश को जोड़ने का काम। तो मैं मानता हूँ, मैंने एक बीच में बहुत बड़ा पखवाड़ा किया था 26 मई से लेकर 9 जून तक, जिसमें हर हमारे अफसर सब आम आदमी को जाके मिलने को हमने आदेश दिया। तो
आम क्लास से ट्रैवल कर रहे थे, सबको मिले थे। उस समय मैंने एक नारा दिया था, रेल बढ़ाओ देश बढ़ाओ। तो मुझे लगता है रेल को जोड़ने का काम तो हो गया, लेकिन अभी बढ़ाने का काम भी करना चाहिए। नहीं तो रेल ने जोड़ दिया, लेकिन जिसने जोड़ा है उसकी ताकत नहीं रहेगी तो रेल आगे नहीं आ पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रेल की करंट हमारी देश की अर्थव्यवस्था 2 या 3% हर साल बढ़ सकती है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही हाल साल में हमने 40,000 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट इशू किए, उसमें नई टेक्नोलॉजी भी आएगी और साथ साथ में हमारी जिस राज्य में हम करें, बिहार में, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसके कारण एक बहुत बड़े पैमाने पे इकोसिस्टम बनेगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी तैयार हो जाएंगे। इस तरह का मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विश्वास है, और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी देश में एक बदलाव लाने की एक किमया उसमें है। ये लाने के लिए हमें इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट करने चाहिए। साथ में इसका लाभ ये भी होगा, रेल भी सुधरेगी, देश भी सुधरेगा। यानी देश बढ़ाओ, रेल बढ़ाओ, देश बढ़ाओ। तो ये मैं मानता हूँ जोड़ने का काम भी करना चाहिए, बढ़ाने का काम भी करना चाहिए। जोड़ने का और बढ़ाने का काम दोनों साथ में होगा तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में आप एक अलग तरह का देश देख पाएंगे, जिसमें रेल का योगदान भी बड़े पैमाने में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी, आप जाएं उससे पहले एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से देने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप सीईओ आशीष बग्गा जी स्टेज पर आ रहे हैं। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So, guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.